क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कल आप सब लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई आवेश v वेग से गतिमान है किसी चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक चुंबकीय बल लगता था F बराबर QVB साइन थीटा, जिसको आप लॉरेंज चुंबकीय बल भी कहते थे। तो थोड़ा अब हम लोग यहां पर देखते हैं उसकी गति। अगर मान लीजिए सबसे पहले हम ले लें थीटा बराबर 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री, यानी कोई आवेश Q v वेग से अगर गतिमान हो किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाए। तो उस केस में इस पर बल क्या होगा, F बराबर QVB साइन 0, और जब QVB साइन 0 हो गया तो लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो गया, 0। अब जब इस आवेश पर मेरे बच्चों कोई बल ही नहीं लग रहा है, चुंबकीय बल ही 0 हो गया, तो यह जिस पथ को फॉलो कर रहा है उसी को फॉलो करता चला जाएगा, यानी एक सीधी रेखा में चलेगा, जिसको आप स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, एक सरल रेखा में चला जाएगा। ठीक, अब अगर ये थीटा बराबर 180 अंश हो तो इसका मतलब V ऐसे है और B ऐसे हो जाए, तब भी आप देखो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, QVB साइन ऑफ 180, और ये बल भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो फिर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये अपना अगर v वेग से गतिमान है तो इसी v वेग से गतिमान होगा और एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलने लगेगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट पाथ बनेगा, सरल पाथ बनेगा, सरल रेखा वाला पाथ बनेगा। कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण गति करे, कैसे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। अब बात हम करते हैं कि अगर इसके विपरीत था तो 0 समांतर था तब भी 0। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, अगर मान लीजिए कोई आवेश Q किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत में इस तरीके से, अब आवेश Q और इसका जो द्रव्यमान माना मेरे बच्चों आवेश का, वो द्रव्यमान जो है वो m है, आवेश इस पर जो है वो q है, और इसका जो वेग है का मान है, परिमाण है, वो v है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, और कैसे इसमें गति कर रहा है, 90 डिग्री 90 अंश के कोण पर, यानी लंबवत गति कर रहा है मेरे बच्चों। तो अगर लंबवत गति कर रहा है तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि इस पर चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो आप भी जानते हो F बराबर होता है QVB साइन थीटा। कोई भी आवेश जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उसके ऊपर यह चुंबकीय बल लगता है। तो थीटा बराबर मेरे बच्चों यहां 90 अंश है, तो लगने वाला जो बल होगा QVB होगा। अब ये QVB हुआ मेरे बच्चों, तो ये किस दिशा में लगा, तो आपको मैंने बताया था दाएं हाथ की हथेली का नियम। अंगूठा आप ऐसे मान लीजिए इसमें गति किया, अंगूठा आपने वेग की दिशा में रखा, उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धक्का किधर दे सकते हैं, ऊपर। तो बल ने इससे कहा ऊपर के लिए, वेग ने कहा इससे इधर चलने के लिए, ये इन दोनों की बात मानता हुआ ऐसे चला, और जब यहां पे पहुंचा तो वेग की दिशा ये हो गई, और जब वेग की दिशा ये हो गई मेरे बच्चों तो बल अब इधर लग गया, फिर इसकी बात मानता हुआ ऐसे चला, और जब यहां पर आया तो वेग की दिशा ये हो गई। और वेग की दिशा जब मेरे बच्चों ये हो गई तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब बल किधर लगेगा, अंगूठा वेग की तरफ, उंगली चुंबकीय क्षेत्र, बल नीचे। अब ये फिर ऐसे आ गया, अब ये यहां पर ऐसे आया, तो आप फिर देखो अंगूठा वेग की तरफ, उंगली चुंबकीय क्षेत्र, धक्का देने का ये हो गया। अब यहां से अगर आप देखो तो इस तरीके से ये मेरे बच्चों एक वृत्तीय गति करने लगेगा, और जब वृत्तीय गति करने लगेगा
तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब इस वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे इस वृत्तीय पथ की? आप भी जानते हो, अगर ये वृत्ताकार गति कर रहा है तो वृत्ताकार गति करने के लिए आपको पता होगा कि एक अभिकेंद्र बल चाहिए, और यहां पर जो अभिकेंद्र बल है mv²/r, वो उसको कहां से मिलेगा? इस चुंबकीय बल से मिलेगा, और इस लगने वाले चुंबकीय बल से अगर मिला तो QVB हो गया, यहां से ये B कैंसिल, R बराबर मेरे बच्चों mv/QB आ गया। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई, और mv को आप संवेग भी लिख सकते हो P से, तो एक सूत्र ये भी मिल जाता है P/QB। ऐसे ही हम इसको गतिज ऊर्जा और इन सबके मध्य भी लिख सकते हैं। तो ये तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो गई। अब वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर हो गई तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, अगर वृत्तीय गति कर रहा है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करके गति करेगा तो वो वृत्तीय गति करेगा, और वृत्तीय गति करेगा तो उसकी त्रिज्या ये होगी। त्रिज्या ये हुई तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल क्या है? इस आवेश को एक चक्कर लगाने में जो समय लगा उसी को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो दूसरा हम निकालते हैं आवर्तकाल मेरे बच्चों। अब आवर्तकाल कैसे निकलेगा? आवर्तकाल T बराबर एक चक्कर में चलेगा 2πr/v, और R का मान आप जानते हो, तो T बराबर 2π और V R हो गया mv/QB। ये V से कैंसिल, T बराबर आ गया मेरे बच्चों 2πm/QB। अगर आप यहां देखो तो आवर्तकाल जो है वह वेग v पर निर्भर नहीं कर रहा है, उससे स्वतंत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप इस आवेश का वेग बढ़ाओगे, वेग बढ़ाते ही उसकी त्रिज्या का मान भी बदल जाएगा। यानी वेग का मान बढ़ाओगे तो त्रिज्या का मान भी बढ़ जाएगा, वेग का मान घटाओगे तो उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये R/v का जो अनुपात होता है मेरे बच्चों वो नियत हो जाता है। तो R/v का अनुपात नियत हो गया तो किसी दिए हुए आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के लिए आवर्तकाल का मान भी क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। आप चाहे वेग घटाओ या बढ़ाओ, वेग घटाओ और बढ़ाओगे तो आवर्तकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप गुरु फील्ड में दौड़ते हो, कोई एथलीट चक्कर लगाता है तो उसमें जो तेज दौड़ता है उसका आवर्तकाल पहले पूरा हो जाता है, इसलिए क्योंकि वहां पर त्रिज्या नियत है, T बराबर 2πr/v। और जब R नियत होगा मेरे बच्चों, जब R नियत होगा तब ये जो आवर्तकाल है वह वेग पर निर्भर करेगा, जबकि यहां चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आप वेग को बढ़ाते हो त्रिज्या भी बढ़ जाती है और आवर्तकाल वेग से स्वतंत्र हो जाता है। जबकि हम किसी फील्ड में अगर चक्कर लगा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता। वहां हर एक खिलाड़ी के लिए त्रिज्या नियत होती है, तो जिसका वेग कम होता है वो ज्यादा समय लेता है, और जिसका वेग ज्यादा होता है वो चक्कर लगाने में कम समय लेता है। तो ये तो रहा आवर्तकाल, आपने निकाल लिया होगा। अब जब आवर्तकाल आपका आ गया, त्रिज्या आ गया, तो आवृत्ति देख लीजिए। आवृत्ति भी आप जानते हो क्या होती है। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही हम आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति F बराबर 1/T, तो ये हो जाएगा QB/2πm। अब जब आवृत्ति मालूम हो गई, आवर्तकाल मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया, तो आप कोणीय वेग ओमेगा भी पता कर सकते हैं। ओमेगा क्या होगा? 2πf होता है, तो ये 2π और f की जगह हो गया QB/2πm, कट गया तो QB/m हो गया ओमेगा। तो ओमेगा का मान भी आप पता कर सकते हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति मैंने आज पढ़ाया। कब?
जब वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। आगे के वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जब वह इन दोनों के अलावा किसी कोण पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तब उसका पाथ यानी उसका पथ कैसा होता है।